हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहले मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि इसके अंदर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपको बताऊँगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री का तो तब भी अगर आप इन क्वेश्चंस को ही पढ़ लोगे तो आप एटलीस्ट पास हो सकते हो। जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी पास हो सकता है, लेकिन अगर आपने इससे पहले पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए ये जो वीडियो है, ये सीरीज जो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इसी चैप्टर की एक और भी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यहाँ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये किस टॉपिक से आया है। ठीक है, तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में वह रिलेट हो जाएगा आपका कि ये फलाने टॉपिक से आया है, तो आप कर लोगे आराम से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है जो देखो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है, और ये इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा साल आपको मिलता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ा होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस, मतलब इनका क्या मतलब होता है, ये पूछा हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है, मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं यहाँ, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होगा कि इंपिरिकल फार्मूला तो हमें पता है। इंपिरिकल फार्मूला का मतलब होता है, ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। तो मुझे थोड़ा सा मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। ठीक है, एक ऐसा फार्मूला होता है जो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बताता है, तो वो इंपिरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी मॉलिक्यूल के। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का होता है C6H6, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है, इनको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो आपने पहले किया होगा, आपको पता है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 6 ये करेंगे तो जो आएगा वो आएगा CH। तो यही इसका इंपिरिकल फार्मूला होगा। तो इंपिरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, यही होता है। अब देखो यहां पूछा हुआ है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो वो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने ऐसा पढ़ा होगा इज इक्वल टू N इंटू इंपिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो ये जो N होता है, ये N यहाँ क्या होता है आपको पता है, N इज इक्वल टू मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास, ये होता है। ठीक, इंपिरिकल फार्मूला मास ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अगर आपको एग्जाम में आ गया तो ऐसा आ भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, डिफाइन मोल इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर एंड वॉल्यूम। तो आपने इस पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, कि मोल की 3 डेफिनेशंस होती हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास होता है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है, और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये मोल की 3 डेफिनेशंस होती हैं। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब होता है कि किसी भी एटम का अगर हम 1 मोल लें तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ा है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। सपोज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोलूं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो उसके आगे ग्राम लगाना पड़ता है। यहाँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 16 ग्राम होता है। तो ऐसे मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का मतलब होता है कि नंबर के टर्म में 1 मोल कितना होता है। तो आपको पता है नंबर के टर्म में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, यही होता है। तो वॉल्यूम के टर्म में मोल क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, याद आया होगा आपको, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है।
ये मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं इस चीज को लेके चल रहा हूं कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी साल खत्म हो रहा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन के आंसर तो लिख के नहीं बता सकता, कि दूसरा आपकी क्लास भी बड़ी है, आपको आंसर वहां खुद बनाने पड़ते हैं। तो आप अपने नोट से रिवाइज करके देख लो, अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4 C2H5OH और बहुत सारे। आपको मॉलिक्यूल दे दिया जा सकता है, एग्जाम में बोला जा सकता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालो। जैसे देखो यहां एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, हमें दिया हुआ है H2SO4 मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहां देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है हर एक एलिमेंट की परसेंटेज यहां आपको निकालनी है। हर एक एलिमेंट का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है, जितने भी एलिमेंट हैं सबकी परसेंटेज निकालनी है। इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो बराबर होती है हमारे पास जो उस एलिमेंट का मास यहां दिया हुआ है उसमें डिवाइडेड बाई इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास लिख लो, या मॉलिक्यूलर मास लिख लो, मॉलिक्यूलर लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर मास मल्टीपल बाई 100, ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो सपोज जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास यहां रखना है, तो सपोज मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 होगा, प्लस एक सल्फर का 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। तो यहां से 98 इसका मॉलिक्यूलर मास आता है। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल के दिखाओ, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन का जो मास है, यहाँ कितना मास है हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 2 है, 2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कितना है 98 मल्टीपल बाई 100, यहां से जो आएगा वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना हो तो आपको पता है सल्फर का मास इस मॉलिक्यूल में कितना है, सल्फर 1 है तो इसका मास 32 है, 32 डिवाइडेड बाई टोटल इसका मास कितना है 98 मल्टीपल बाई 100, तो ऐसे इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन का मास 64 है तो डिवाइडेड बाई टोटल इस कंपाउंड का मास कितना है 98 मल्टीपल बाई 100 करेंगे तो यहां से ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। जो आगे इसमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है C2H5OH वो भी बहुत आसान है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये तो डायरेक्ट सिंपली डिफाइन करना है आपको, मोलर मास क्या होता है और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। डिफाइन मोलर मास एंड लिमिटिंग रिएजेंट। देखो मोलर मास होता है किसी भी चीज के 1 मोल का मास, ठीक है। कोई भी अगर हम 1 मोल ले लें, 1 मोल आपको पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी किसी चीज की इतने पार्टिकल्स का मास अगर ले लें, या फिर हम बोलें हमारे पास 1 मोल एप्पल्स हैं तो 1 मोल सेब है हमारे पास, उन सारे सेब का मास कितना होगा, वो 1 मोल एप्पल्स का मास कितना होगा, उसी को ही मोलर मास बोलते हैं। या फिर ऐसा बोलें 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के 1 मोल का कितना मास होगा उसी को हम मोलर मास बोलते हैं, सिंपल है। दूसरा देखो लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता है कि अगर आपने पढ़ा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कुछ ऐसा होता है कि एक रिएक्शन में अगर दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये मिलके प्रोडक्ट बनता है, ठीक, ऐसा हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्टेंट में से वो वाला रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर जल्दी खत्म हो जाए, ऐसे रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, या फिर इसको लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट दोनों ही बोल सकते हैं, डायरेक्ट डिफाइन करना आप आराम से कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, what is molecular formula, what is molecular mass, calculate the molecular mass of H2O, CH4, C6H6 etc। तो molecular mass होता क्या है, आपको पता है molecular mass क्या होता है, किसी भी molecule का मास, ठीक है। जैसे मैं बोलूं हमारे पास एक molecule है H2O, इसका जो वजन होगा उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, न्यूमेरिकली सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के सम के बराबर होता है। ऐसे आप मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हो। अब देखो आगे बोला हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, जैसे मैंने आपको अभी सिखा दिया, H2O का निकालो, C6H6 का निकालो, जस्ट इनके एटॉमिक मासेस का सम करना है। इसका एटॉमिक मास 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 2 का 2 होगा,
2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 होगा, 16 प्लस 2 18, तो मॉलिक्यूलर मास के आगे U लगेगा, यूनिफाइड मास या फिर AMU, ये इसका यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का, यही एटॉमिक मास का। तो इसमें कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का मास 12 होता है इंटू 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस 6 हाइड्रोजन का मास 6 होगा, तो यहाँ से आएगा 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 80 U आ जाएगा। ये C6H6 का मॉलिक्यूलर मास 80 U आ जाएगा। ऐसे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको कर सकते हो? देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब आपने 11th क्लास स्टार्ट की थी उसी टाइम पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उसी से ही ये क्वेश्चन पूछा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन डायरेक्ट उसको डिफाइन करना है। तो अगर आपने लॉज पढ़े तो इसको करना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तो ये आप कर ही लोगे। आगे एग्जाम्पल भी लिखनी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और अब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो एटम के लिए। सबसे पहले साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, उसने थ्योरी दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसने ये बोला था कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। तो एक मैटर के अंदर जितने भी, उसने ये बोला था, मैं दोबारा बोलता हूं, मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिनको एटम्स बोलते हैं ना। उसने बोला था कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। सबसे छोटा यूनिट जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको एटम बोलते हैं। और बोला था कि एक एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ये कुछ इसके पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, बहुत बार पूछे हुए एग्जाम में, अब भी पूछा जा सकता है। तो इनको आप ध्यान रखना, जब आप रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, What is the relationship between the molecular mass of a gas and vapor density? तो ऐसा आपको पढ़ाया होगा, जब जिस टीचर से आपने पढ़ा है उस टीचर ने आपको ये पढ़ाया होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन होता है। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कहीं अगर आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है 22, तो आपसे पूछा गया है किसी गैस की वेपर डेंसिटी 22 दी हुई है, तो बताओ उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो आप सीधा सीधा बोलना मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी दी हुई है 22, तो 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 मास आ जाएगा किसका, उस मॉलिक्यूल का जिसकी वेपर डेंसिटी 22 दी हुई है। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो पढ़ा ही है। तो गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या बोलता है, ये भी आपको पता है। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ यही कहता है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो सिंपल रेशो में कंबाइन करती हैं। अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है, तो वो सारी की सारी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की सारी रेशो जो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशो होगी। ऐसा ये लॉ ऑफ गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलता है। तो एग्जांपल से भी आप इसको समझा सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास गैसेस हैं H2 प्लस Cl2, तो यहां से बन रहा है HCl, ये बन रहा है। देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये तीनों अगर गैसेस हैं तो इनकी अगर हम रेशो निकालेंगे, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 लगेगा तो बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें आप ऐसा कुछ करते थे, मैं आपको समझा देता हूं। इसको मैं बोलूंगा ये 1 वॉल्यूम, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लगेगा, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 लगेगा, इधर 2 है। तो ओवरऑल ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट, इसमें क्या रेशो है, 1:1 की रेशो है। तो ये जो बन रहा है ये भी गैस है, तो इसमें ये पीछे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा है, तो 1:1:2 रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट की रेशो सिंपल आती है जब गैसेस कंबाइन करती हैं, ठीक। तो यही ये लॉ कहता है, ये तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, रिमेंबर द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया है कि अगर आपको इस सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सारे अच्छे से करने, तो आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आप याद कर लो तो बहुत बेटर है। इसकी ट्रिक भी होती है, जैसे कुछ में एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे क्लोरीन में 35.5 होता है और कुछ और में एक्सेप्शंस होती हैं। बाकी आपको किसी में एटॉमिक नंबर का डबल करना पड़ता है, किसी में एटॉमिक नंबर का डबल +1 करना पड़ता है। तो ऐसे आपको पता होगा फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस अगर आपको याद हैं तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास निकालो। किसी भी मॉलिक्यूल का पूछा जा सकता है। जैसे देखो, H2SO8, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो अगर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता है तो आप ये आराम से निकाल सकते हो।
समझ आ रहा है आपको? देखो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों है तो तीनों फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं। जैसे अगर ये दे दें आपसे, ये दे के पूछ लें C2H5OH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो निकाल सकते हो। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट के पीछे पीछे ही है। तो यहाँ आपको अगर फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस याद है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो डिफाइन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो लास्ट का टॉपिक होता है उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। मतलब वहां टॉपिक होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो वहां एक छोटा सा एक पॉइंट होता है सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन के आसपास ये टर्म्स होती हैं सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये आपको जरूर आनी चाहिए। ये आपको जो वाइवा का एग्जाम होगा वहां भी पूछा जाएगा, जो एक्सटर्नल वाइवा का एग्जाम होगा वहां भी पूछा जाएगा मोलैरिटी क्या होती है। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ऐसा कुछ होता है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है? मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे काई से, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालनी है, अब A क्या है? A सोल्यूशन का एक कंपोनेंट है, सपोज सोल्यूट है या सॉल्वेंट है हमारे पास A। अगर मुझे इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मैं A के मोल्स लिखूंगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये करूंगा तो यहां से मुझे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। इसमें एक और भी चीज होती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, किसी भी सोल्यूशन, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं A और B, एक सॉल्वेंट है एक सोल्यूट है, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी आप याद रख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताने थे। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो एक क्वेश्चन और होता है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, जहां आपने देखना है टेक्स्ट बुक के जो लास्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसमें 2, 3 या 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, वहां आपको कुछ परसेंटेज दी होगी। मतलब इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ता है आपको, एलिमेंट्स की परसेंटेज दी होती है। वहां लिखा होगा कि आयरन की परसेंटेज, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें आयरन है और ऑक्सीजन है, आयरन की परसेंटेज दी हुई है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, इनका इंपीरिकल फार्मूला बताओ या फिर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, ऐसा आपको कराया जाता है। ठीक है, ऐसा आपको कराया जाता है। ये इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने वाला जो है ये क्वेश्चन आप, मैं इधर लगा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, ये आप आराम से अगर कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, इसकी टेक्सचुअल है तो कर लोगे आप, तो आपका पेपर और अच्छा होगा। एक और भी क्वेश्चन है डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन वाला, अभी मैं यहां लगा देता हूं वो, ये देखो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसको मैंने कराया हुआ है एक वीडियो में, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा यहां डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर आप ये कर सकते हो तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अभी इस चैप्टर में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहां तक ही रखते हैं इस वीडियो को, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और 18 फेब को आपका एग्जाम है तो तैयारी करो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है नीचे लिंक, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।